Hi everyone, welcome back to my channel. My name is C. Anusha Jain. In today's video, I am going to help you through my step-wise guide कि आप लोग म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन अपने लिए कैसे कर सकते हो। जनरली आप सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है, क्योंकि एक तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड साथ में हर एक म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास डिफरेंट कैटेगरीज की बहुत सारी स्कीम्स है। तो आप लोगों का यही कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर होने वाला है, प्रोवाइडेड आप ये वीडियो एंड तक देखते हो एंड आप अपने लिए खुद सिलेक्शन कर पाओगे म्यूचुअल फंड्स का। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी एंड लॉन्ग टर्म भी। अगर मैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, वो हो सकता है कि आपको 2 या 3 साल के बाद कोई गाड़ी परचेज करनी है या फिर आपको अपने लिए एक हाउस परचेज करना है आफ्टर 2 to 3 years। दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में जैसे आपको अपने किड्स की हायर एजुकेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है या फिर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना है जिसको आप ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट यूज़ कर पाओ। तो इसीलिए अगर आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लार्ज कैप फंड्स और ब्लू चिप फंड्स। अगर आपका ऑब्जेक्टिव मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है देन आप मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली रिस्कियर होते हैं एंड अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हो तो आपको इन फंड्स में बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। जस्ट रिमेंबर दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस। आप अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाले हो दैट इज अप टू यू एज वेल एज योर फाइनेंशियल एडवाइजर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड सेलेक्ट अ फंड विच हैज़ कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप ऐसे फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा जिस फंड ने कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया किसी साल में, कभी बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। यू शुड सी कोई फंड ऐसा होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली आप लोगों को एक डिसेंट रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है रिटर्न्स किसी भी म्यूचुअल फंड की देन डेफिनेटली म्यूचुअल फंड मैनेजर या फिर उसकी टीम ढंग से मार्केट को एनालाइज नहीं कर पा रही है एंड देयर आर हायर चांसेस दैट आप लोगों को लॉसेस भी हो सकते हैं या फिर आपको मार्केट को बीट करने वाली रिटर्न्स ना मिले। नेक्स्ट, बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड यू शुड चेक इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बोला जाता है मार्केट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मार्केट अपने आप को ज़रूर रिपीट करती है। जो पास्ट में हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में चांसेस होते हैं कि वही फ्यूचर में होने वाला है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस नहीं हैं। तो इसीलिए आपको देखना है कौन से म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में बेटर परफॉर्म किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके फ्यूचर में भी ये फंड्स बेटर परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ जी, 100% केसेस में ये जो पॉइंट है ये आपका नहीं अप्लाई होगा, बट स्टिल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू शुड चेक कि म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर एक आइडिया लगा सको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड चेक कि ड्यूरिंग मार्केट फॉल कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा था जिसने बेटर परफॉर्म किया था। अब मार्केट में बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट होता क्या है जब मार्केट गिरती है या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर गिरता है जनरली सभी म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। बट इन सम केसेस म्यूचुअल फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो इस तरीके से होता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में उतना फॉल देखने को नहीं मिलता है, डिसेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाती है। देन यू शुड चेक कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको बेटर रिटर्न्स दे रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेगेटिव मार्केट। नेक्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट इज योर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो देन आप इक्विटी फंड्स के लिए जाओ। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो देन आप कंपैरेटिवली स्टेबल फंड्स में जाओ जो आपके डेट फंड्स होते हैं जिनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो देन यू शुड सेलेक्ट इक्विटी फंड्स। बट इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप एज वेल मल्टी कैप फंड्स। तो इसमें आप लोग कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो मैं आपको जनरली बताती हूँ, जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफर होते हैं या फिर कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर होते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर लार्ज कैप फंड्स। बट हाँ, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो देन आपको मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या देखने को मिलता है मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क तो ज़्यादा होता है बट उन फंड्स में आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलती है। सो यू शुड सेलेक्ट the type of mutual fund or category of mutual fund as per your risk bearing capacity. Next point, you should consider the consistency of team. आप देखो ऐसा तो नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो बार बार अपनी जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं।
अगर कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बार बार अपनी जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं या फिर टीम बहुत ज़्यादा शफल हो रही है, देन ये एक रेड फ्लैग हो जाता है। आपको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड हाउस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो स्टाफ है टिक नहीं पा रहा है वहाँ पर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए कंसिडरेबल हो जाएगी। देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द टीम, whether the team is same or the team is shuffling all the time. Very important point that you have to consider is expense ratio. Expense ratio क्या होती है? जो म्यूचुअल फंड हाउसेस आप लोगों से चार्ज करते हैं ताकि वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सके, क्योंकि आप डायरेक्टली इक्विटीज़ में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो, तो वो लोग भी तो अपनी कुछ फीस रखेंगे। दैट इज एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो जिस भी फंड की हायर होगी तो आप डेफिनेटली समझिए उसमें आपकी रिटर्न्स कम होने वाली है। बट म्यूचुअल फंड में जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है तो केसेस है कि जो रिटर्न्स है उसका आपका कम पोर्शन डिडक्ट किया जाएगा। बट हाँ, ये आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये देख सको कि अगर लो एक्सपेंस रेशियो है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगी। आपको रिटर्न्स भी कंपेयर करनी है एंड साथ में आपको एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर करनी है। जहाँ पर आपको सेम रिटर्न में कम एक्सपेंस रेशियो एंड बेटर मैनेजमेंट वाला, बेटर पास परफॉर्मेंस वाला फंड मिल रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट फंड। नाउ यू शुड सेलेक्ट कॉस्ट ऑफ एंट्री एज वेल एज कॉस्ट ऑफ एग्जिट। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एंटर करते हो तो कुछ चार्ज लगता था, बट वो आज के टाइम पर हटा दिया गया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको एंट्री लोड देखने को नहीं मिलेगा, बट देयर इज स्टिल सम एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम से पहले उस इन्वेस्टमेंट को अपना विड्रॉ करते हो तो म्यूचुअल फंड हाउसेज कुछ एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। लेट्स से 0.5%, 1% और 1.5%। तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एग्जिट लोड है आपको उससे पहले एग्जिट नहीं करना है, प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग ओकेश रिटर्न्स। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि एग्जिट लोड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड साथ में ऐसा ना हो कि आपका लॉक इन बहुत ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों को फ्यूचर में अपना फंड विड्रॉ करने में इशू आए। माई लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर इज दैट यू शुड डेफिनेटली चेक वेदर द स्कीम इज डायरेक्ट एंट्री स्कीम और रेगुलर एंट्री। बेसिकली जो स्कीम होती है, स्कीम सेम होती है बट दो तरीकों में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लान एंड सेकेंड वन इज रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से जाके यूनिट्स परचेज कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और नेक्स्ट होता है आपका रेगुलर प्लान, वो होता है आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो टेल मी किस वाले प्लान में आप लोगों का एक्सपेंस ज़्यादा होने वाला है, डायरेक्ट वाले में या फिर ब्रोकर के थ्रू जो आपने किया है? डेफिनेटली जो आपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना है रादर देन गोइंग फॉर रेगुलर प्लान। बट रेगुलर प्लान के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपका ब्रोकर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है, साथ में जो आपका ब्रोकर है वो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप लोगों को सेलेक्ट करके देता है, उसमें एनालिसिस के आपको एड ऑन पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है विच इज़ गुड फॉर यू। और साथ में मैं डिफरेंस बताती हूँ। एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आता है जनरली आपका 1% तक का दोनों प्लान्स में। अगर आपका डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो आप मानकर चलिए कि जो आप रेगुलर प्लान लेने वाले हो उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो 1.5% तक हो सकता है। तो वो चीज़ आपको अपने लिए खुद डिसाइड करनी है कि वेदर यू आर विलिंग टू पे हायर एक्सपेंस रेशियो इन रेगुलर प्लान। अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने अपने लिए इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कौन से म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एक स्कीम अपनी डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर। फर्स्ट वन इज ELSS प्लान। ELSS प्लान बोले तो टैक्स सेविंग प्लान, कि आप अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख पर एनम तक की। तो जो ELSS प्लान है मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए, दैट इज क्वांट टैक्स प्लान, और ये मैंने सेलेक्ट किया डायरेक्ट प्लान। इस प्लान की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम इसकी NAV है जो पर यूनिट की, दैट इज अराउंड 302 रुपीज़। अगर मैं 3 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न देखती हूँ 35.6% के करीब है। साथ में अगर मैं इसकी रिटर्न इंडेक्स के साथ एज वेल एज इक्विटी ELS सेक्टर के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करती हूँ तो आउट परफॉर्म किया है इस म्यूचुअल फंड ने ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और अगर मैं SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करूँ, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग मंथली 10,000 रुपीज़ इन दिस ELSS स्कीम एंड दैट टू फॉर 10 ईयर्स, मतलब मेरी 120 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है 12 लाख रुपए की, तो मुझे 10 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना मिलेगा वापस, दैट इज अराउंड 43,08,057 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो कि एनुअलाइज मुझे अराउंड 24.16% की रिटर्न्स मिले अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ इस म्यूचुअल फंड में। दिस इज़ अ टेंटेटिव कैलकुलेटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर इस
फंड ने ऐसा ही परफॉर्म किया जैसा ही अभी तक परफॉर्म करता आ रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट ये फंड इससे बेटर परफॉर्म भी कर जाए और हो सकता है थोड़ा सा इससे कम परफॉर्म भी कर जाए। ये एक हम अंदाज़ा लगाते हैं बेस्ड ऑन इट्स पास्ट परफॉर्मेंस कि फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं इसका पोर्टफोलियो देखूँ तो इसका इक्विटी एलोकेशन 95.27% है और बाकी लिक्विड जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो इसने 4.78% कर रखा है अपना टोटल पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट मैं पीयर कंपेयर करूँ तो इसमें जो रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 28.60% एनुअलाइज फॉर 5 ईयर्स और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.76% है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है। बट अगर आप इस सेम प्लान के एक्सपेंस रेशियो अपने किसी ब्रोकर के अकाउंट में देखते हो या फिर किसी ब्रोकर के ऐप पर देखते हो, डेफिनेटली आपको 1.5% के आसपास ही मिलने वाला है क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो कम होती है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में जो मैंने सेलेक्ट किया दैट इज निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें इसकी एनएवी जो आज के टाइम पर चल रही है दैट इज 136.74 रुपी पर यूनिट। 3 इयर्स की अगर एनुअलाइज रिटर्न देखती हूँ तो इसमें मुझे 45.11% का देखने को मिलता है। रीजन क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है एंड दीज आर रिस्कियर एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिटर्न को कंपेयर करूँ इक्विटी इंडेक्स के साथ अपनी और साथ में इक्विटी जो स्मॉल कैप के फंड्स है उसमें इसने आउट परफॉर्म ही किया है। और साथ में अगर मैं SIP करती हूँ इसमें 10,000 रुपीज़ पर मंथ की फॉर 10 ईयर्स देन इसमें मेरा 12 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट विल कम अराउंड 47,26,120 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो एनुअली आपको 25.87% का रिटर्न देखने को मिला है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये थोड़ा कम भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है एज पर द मार्केट कंडीशंस। नेक्स्ट ये जो फंड है इसमें अगर मैं एसेट एलोकेशन देखूँ इक्विटी फंड्स में 97.04% है, डेट फंड्स में 0.02% है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 2.94% कर रखी है। तो आप देख पा रहे हो कि ELSS स्कीम से अगर हम इसको कंपेयर करें इक्विटी एलोकेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूँ तो इसमें आप देख पाओगे 5 ईयर्स की बेसिस पर एनुअलाइज्ड रिटर्न इसकी 27.74% आपको देखने को मिलती है और एक्सपेंस रेशियो 0.72%। साथ में मैं आप लोगों के साथ स्मॉल कैप फंड्स में एक और प्लान शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बेटर लगा है दैट इज क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी एनएवी 196.34 रुपी पर यूनिट है। 3 इयर्स का अगर मैं इसका एनुअलाइज रिटर्न देखती हूँ तो दैट इज 46.71% और रिस्क तो हाई रहता ही है स्मॉल कैप फंड्स में। अगर मैं इसको अपनी इंडेक्स एज वेल एज स्मॉल कैप फंड्स के इंडेक्स के साथ कंपेयर करूँ तो इस फंड ने हमें आउट परफॉर्म करके ही दिखाया है। SIP अगर मैं लगाती हूँ 10,000 रुपये महीने की 10 साल तक यानी कि 12 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट होते हैं तो वो मेरे 42,91,951 रुपये बनते हैं। एनुअलाइज मुझे 24% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है। और इस पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूँ तो इक्विटी का एलोकेशन 84.67% है, डेट का एलोकेशन 2.94% है और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का जो एलोकेशन है 12.39% है। तो लास्ट फंड से अगर मैं कंपेयर करूँ इसमें इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा कम है बट रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्की कम करना है अपना पोर्टफोलियो देन आप क्वांट वाली स्कीम में जा सकते हो बट दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज माई कॉल ऑन दीज म्यूचुअल फंड्स। पीयर कंपैरिजन करें तो 5 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न इसका 31% के करीब निकल रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.77%। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मिड कैप फंड्स जो मुझे पसंद आए हैं दैट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी एनएवी है 71.55 रुपी पर यूनिट और 3 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न देखें 38.54% है। इसने इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इस फंड में अगर मैं 5 साल तक 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे टोटल 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होता है एंड जो अमाउंट मेरा एक्यूमुलेट हो जाएगा दैट विल बी अराउंड 12,32,217 रुपीज़ जिसके अकॉर्डिंग मेरी एनुअलाइज रिटर्न 29.28% निकल कर आती है। नेक्स्ट अगर मैं इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूँ तो इसमें अगर मैं देख पा रही हूँ एक्सपेंस रेशियो 0.70% है और अगर मैं इसकी 5 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न देखूँ दैट विल कम अराउंड 24.47% और साथ में अगर मैं इसका एसेट एलोकेशन देखूँ इक्विटी में 98.48% है और लिक्विड जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स है वो है 1.52% के करीब। तो ये होता है हमारा मिड कैप प्लान। नेक्स्ट मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ लार्ज कैप स्कीम। निपन इंडिया लार्ज कैप स्कीम में अगर हम एनएवी की बात करें पर यूनिट एनएवी आपकी 72.64 रुपी पर यूनिट है। इसमें 3 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न अगर आप देखोगे 29.98% के पास है। अगर हम 5 इयर्स को इसकी इंडेक्स फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इस फंड ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म करके दिखाया है।
एसेट एलोकेशन की बात करें तो स्कीम में 99.88% इक्विटी में एलोकेशन है, साथ में डेट 0% है और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स 0.12% है। अगर हम बात करें कि फंड्स इसमें स्कीम्स में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जायंट जो आपके इक्विटी शेयर्स है उसमें 66.05% में इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 21.26% और मिड कैप शेयर्स में 12.7% की इन्वेस्टमेंट करी गई है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सपेंस रेशियो देखें तो दैट इज 0.90%। 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट विल कम अराउंड 17.62%, क्योंकि कंपैरेटिवली कम रिस्की होते हैं ये फंड्स एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स। साथ में अगर इस फंड में मैं 10 ईयर्स के लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ को इन्वेस्ट करती हूँ तो आफ्टर 10 ईयर्स मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, वो है 28,47,982 रुपीज़ और मेरी इन्वेस्टमेंट थी 12 लाख रुपीज़ की। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को शेयर कर दिया है ओवर डिफरेंट कैटेगरीज, ELSS, स्मॉल कैप, मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप स्कीम्स। आप लोगों की कौन सी टॉप स्कीम्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ऐसे आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लाती रहूँगी जिसको आप प्रैक्टिकली अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेन अ लॉट। Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye.